खींचते खींचते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। بدي منك ما تحارمني، لا بكل دقيقة تعذبني. कौमी सलामती एक्ट के तहत गिरफ्तार बेगुनाह मुस्लिम इंजीनियर खालिद अली जमानत पर रिहा। रिहाई पर अरशद मदनी ने किया खुशी का इजहार। मरकजी वजीर के रहमान खान का बयान, मौलाना आजाद फाउंडेशन के क़याम का मकसद मुसलमानों में मायारी तालीम को फरोग देना। मुलायम के सियासी दबाव के आगे पस्त मरकजी हुकूमत, नीतीश पर हरबा आजमाने की कोशिश में लगी हुकूमत। और लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर समाजवादी पार्टी में खलफशार, आजम खान ने आडवाणी को कमजोर किरदार का रहनुमा दिया करार। आदाब, मैं हूं नाज आसिफ शेख, पेशे खिदमत है मंजरनामा। यूपी में मथुरा के कौसी कलां में होने वाले फसादात के पेश नजर कौमी सलामती एक्ट के तहत गिरफ्तार बेगुनाह मुस्लिम नौजवान इंजीनियर खालिद अली को यूपी हुकूमत ने रिहा कर दिया है। जहां एक जानिब खालिद अली की रिहाई को लेकर उसके अहले खाना खुश हैं, तो वहीं जमीयत उलेमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने इसे इंसाफ की जीत और फिरके वाराना ताकतों की शिकस्त करार दिया है। वाजह रहे कि अरशद मदनी ने खास तौर पर इस नौजवान की रिहाई के लिए हुकूमत उत्तर प्रदेश से कई बार मुतालिबा किया था और इसका असर यह हुआ कि बेकसूर नौजवान को आखिरकार रिहा कर दिया गया। याद रहे कि 1 जून 2012 को उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा के इलाके कौसी कला में फिरके वाराना फसादात हुए थे और इसमें 4 मुस्लिम मारे गए थे। साथ ही कई घरों में और दुकानों को नजरे आतिश कर दिया गया था। आपको बता दें कि इस फसाद के तकरीबन 5 महीने बाद एक मुस्लिम नौजवान को गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ 3 मामले दर्ज किए गए जो बहुत ही कमजोर थे। इसमें मुस्लिम नौजवान को जमानत अब मिल गई है। जमानत मिलने पर मौलाना अरशद मदनी ने यूपी हुकूमत का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है और यह भी कहा है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। और मरकजी वजीर बराए अकलियती उमूर के रहमान खान ने इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में मुनक्किद प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए कहा कि मौलाना आजाद फाउंडेशन के क़याम का मकसद मुसलमानों में मायारी तालीम को फरोग देना है। इस मकसद को पूरा करने के लिए इस इदारे में हुकूमत हिंद के जानिब से ज्यादा बजट फराहम कराया जा रहा है और इससे नए मंसूबों को अमली जामा पहनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने मजीद कहा कि फाउंडेशन के दस्तूर में इस बात पर जोर दिया गया है कि तालीम में क्वालिटी पैदा की जाए और हम चाहते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत फाउंडेशन के कामों को फैलाया जाए। इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने से यकीनन फाउंडेशन का मर्तबा मजीद बुलंद हो जाएगा। वाजह रहे कि हुकूमत हिंद ने फाउंडेशन के 750 करोड़ रुपयों में से इस बार 160 करोड़ रुपए का इजाफा किया है, जबकि 100 करोड़ रुपए मजीद फाउंडेशन को दिए गए हैं ताकि ऐसे मेडिकल इदारों को फंड दिया जा सके जो मुफ्त तिब्बी खदमात अंजाम देते हैं।
और डीएमके की हिमायत वापसी और मुलायम की तरफ से बढ़ते दबाव को देखते हुए अब मरकजी हुकूमत नीतीश पर हरबा आजमाने की कोशिश में लग गई है। जराये के हवाले से खबर है कि वजारत दाखिला बिहार को खास रियासत का दर्जा देने की बात कर रहे हैं। बिहार को खास रियासत का दर्जा दिलाने को लेकर नीतीश कुमार काफी वक्त से मुतालिबा कर रहे हैं और कई दिनों से उनकी ये मुहिम चल रही है। बता दें आपको कि अगर फैसला ये लिया जाता है तो इससे नीतीश की मुहिम के रंग का असर ही कहा जाएगा। और इसी मुद्दे को लेकर पिछले दिनों नीतीश कुमार ने मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली के रामलीला मैदान में हुंकार रैली भी की थी। गौरतलब है कि नीतीश पहले ही ये कह चुके हैं कि बिहार को जो खास रियासत का दर्जा देगा अगले इंतखाबात में उसे ही जेडीयू हिमायत देगी। और लालकृष्ण आडवाणी को लेकर अब समाजवादी पार्टी के अंदर ही इख्तलाफ साफ नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ मुलायम सिंह और राम गोपाल यादव ने आडवाणी की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के कद्दावर रहनुमा आजम खान ने दोनों की राय से अलग बयान दिया है। जी हां, आजम खान ने आडवाणी को कमजोर किरदार का रहनुमा करार दे दिया है। तो जहां एक तरफ राम गोपाल यादव और मुलायम सिंह यादव लालकृष्ण आडवाणी को मुल्क का सबसे बड़ा रहनुमा करार दे रहे हैं, सबसे मजबूत रहनुमा करार दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आजम खान का जो इत्तफाक़े बयान है, जो इत्तफाक़े राय है, वो कुछ अलग ही है। सही है कि आडवाणी जी 6 दिसंबर 1992 के मुजरिम हैं। सीबीआई ने उन्हें मुजरिम करार दिया है और ये मुल्क की बदनसीबी है कि ऐसे लोग संवैधानिक कुर्सियों पर बैठे हैं। तो जरूरी नहीं है मुजरिम ये कहे कि मैंने ये जुर्म नहीं किया है। जो बुज़दिल और कमजोर मुजरिम होता है वो जिन्ना साहब की कब्र पर जाकर माथा टेकता है, उन्हें सेकुलर बताता है, देशभक्त बताता है। एक कमजोर चरित्र वाले लोग। बिजली और पानी के बिलों में बेतहाशा इजाफे को लेकर आम आदमी पार्टी के रहनुमा अरविंद केजरीवाल का गैर मुअय्यना मुद्दत के अनशन का आज चौथा दिन है। केजरीवाल ने यह दावा किया है कि 1,10,000 लोग बिल न भरने के लिए राजी हो गए हैं। दिल्ली के 264 वार्डों में पार्टी ने शीला हुकूमत के खिलाफ दस्तखत मुहिम भी चलाई है। तो गैर मुअय्यना मुद्दत का यह अनशन अरविंद केजरीवाल का लगातार जारी है और आज चौथा दिन है इस अनशन का। बता दें आपको कि ये मुहिम बिजली और पानी के बिलों में बेतहाशा इजाफे को लेकर है, उसकी मुखालफत को लेकर है। और अब केजरीवाल ने यह दावा भी कर दिया है कि उनकी इस मुहिम में करीब 1,10,000 लोग उनके साथ हैं और जो बिजली और पानी के बिल को ना भरने की मांग, जो दरख्वास्त अरविंद केजरीवाल करते आए हैं आवाम से, उसे करीबन 1,10,000 लोगों ने मान लिया है और वो बिजली और पानी के बिल नहीं भर रहे हैं। और संजय दत्त की सजा माफी को लेकर सियासी हलकों में हिमायत और मुखालफत का दौर जारी है। यहां शिवसेना और बीजेपी माफी के खिलाफ है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने माफी की हिमायत की है। अमर सिंह और जयाप्रदा ने माफी की गुजारिश के लिए आज महाराष्ट्र के गवर्नर से मिलने का वक्त भी मांगा है। तो वहीं दूसरी तरफ माफी की हिमायत में दिए गए दिग्विजय सिंह के बयान से कांग्रेस ने अब खुद को अलग कर लिया है। मार दिया जाए या माफ कर दिया जाए, इस सब भंवर में फंसी है संजय दत्त की जिंदगी और संजय दत्त का आने वाला मुस्तकबिल। क्योंकि बता दें आपको कि कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई गई थी और चूंकि 18 महीने पहले ही जेल में गुजार चुके हैं संजय दत्त, लिहाजा कम से कम 3.5 साल जेल में गुजारने होंगे। और अब इस मसले पर जो रद्द अमल मिल रहा है सियासी रहनुमाओं की तरफ से, वो अलग अलग है। जहां एक तरफ दिग्विजय सिंह का कहना है कि माफ कर दिया जाना चाहिए संजय दत्त को, तो वहीं कांग्रेस, उनकी खुद की पार्टी, इससे इत्तेफाक नहीं रखती, अलग नजर आ रही है। और वजीर आजम मनमोहन सिंह की डरबन में 27 मार्च को होने वाली मनमोहन चिनफिंग मुलाकात हिंदुस्तान और चीन के रिश्तों के लिए नया रास्ता पेश कर सकती है। ब्रिक्स ग्रुप की सदारत दक्षिण अफ्रीका के हवाले करने के लिए वजीर आजम मनमोहन सिंह सोमवार को डरबन पहुंच चुके हैं। दुनिया में इक्तिसादी मुश्किलों के बीच तेज रफ्तार मईशत वाले 5 मुल्कों के सरबराहों की बैठक पहली बार अफ्रीका की सरजमीन पर हो रही है। ब्रिक्स रहनुमा इक्तिसादी ताउन बढ़ाने पर बात करेंगे और वहीं बैठक के हाशिए पर पहली बार चीन के
नौ मुंतखब सदर शी चिनफिंग और वजीर आजम मनमोहन सिंह के बीच मुलाकात होगी। इसमें चीनी क़यादत की ओर से ताल्लुक बेहतरी के लिए सुझाए गए 5 नुकाती फार्मूले पर भी बात होगी। और दिल्ली की दरगाह पंजा शरीफ कश्मीरी गेट में अल मुस्तफा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। कॉन्फ्रेंस की पहली नशिस्त की सदारत मौलाना सैयद मोहम्मद नकवी ने की। उन्होंने अपनी सदारती तकरीर में कहा कि रसूल अकरम की जिंदगी का हर अमल रिसालत का दर्जा रखता है, लिहाजा सिरते रसूल रखने वालों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मोहम्मद मुस्तफा रसूल हैं, लिहाजा उनका हर अमल रिसालत और नबुवत का आईना है। साथ ही उनका यह भी कहना था कि रसूल पाक की औलाद ही सुन्नत मुस्तफ़ा को सबसे ज्यादा समझती है, क्योंकि रसूल पाक को उनके घर वालों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। लिहाजा अगर सही इस्लाम समझना है तो उनकी औलाद यानी पंजेतने पाक की जिंदगी पर गौर करना चाहिए। यही वजह है कि मुसलमानों के कुछ फिरकों में कुछ लोग गुमराह होकर दहशतगर्दी फैला रहे हैं और बेगुनाह लोगों का खून बहाकर दीन इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन मुसलमानों में जिन लोगों ने दीन इस्लाम को रसूल पाक की औलाद पाक से समझा है, उन लोगों में कोई दहशतगर्द नहीं पाया जाता, क्योंकि यही लोग सच्चे मुसलमान हैं और सही इस्लाम पर अमल पैरा हैं। साथ ही सैयद मोहम्मद नकवी ने इमाम हुसैन की मिसाल देते हुए कहा कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने दुनिया के सबसे बड़े जालिम और दहशतगर्द यजीद के खिलाफ अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करके बता दिया था कि सच्चा इस्लाम क्या है। और उधर शाम में बागियों ने जुनूबी बैनुल अक़वामी शाहरा के नजदीक एक दिफाई हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया है, जिससे उन्हें दारुल हुकूमत दमिश्क में रसद पहुंचाने में सहूलियत होगी। इस अड्डे में मौजूद दर्जनों कैदियों ने राह फरार इख्तियार कर लिया। सदर बशारुल असद की हामी सरकारी फौज से लड़ाई में 42 बागी हलाक हुए हैं और जबकि 8 हुकूमत के फौजी भी इसमें मारे गए हैं। शाम में बागियों ने जुनूबी बैनुल अक़वामी शाहराह के नजदीक एक दिफाई फिजाई अड्डे पर कब्जा कर लिया, जिससे उसे राजधानी दमिश्क में रसद पहुंचाने में सहूलत होगी। जबकि सदर बशारुल असद की हामी सरकारी फौज से लड़ाई के दौरान मजीद 42 बागी हलाक और 8 फौजी भी मारे गए हैं। जराये के मुताबिक फौजी अड्डा सूबे दरा के कस्बे सैदा में वाक़ है। इसके अलावा बागियों ने उर्दून शाम सरहद से मुत्तसिल कई फौजी मकामात पर भी कब्जा कर लिया है। इसके बाद बागी लड़ाकों का इसराइल के कब्जे वाली सरहदी जोलान पहाड़ियों से मुत्तसिल सरहद के 25 किलोमीटर रकबे पर कंट्रोल हो गया है, जिससे इस हसास फौजी जोन में कशीदगी पैदा हो सकती है। शाम के उर्दून और इसराइल से लगने वाले जुनूबी सूबे मैदान जंग बनते जा रहे हैं, क्योंकि असद की अफवाज और उनकी वफादार मलेशियाएं बागियों की पेशकदमी रोकने के लिए सख्त हमले कर रही हैं। उर्दून से मुत्तसिल दरा सूबे के फिजाई अड्डे में बागियों ने दावा किया है कि मरने वालों में एक ब्रिगेडियर कमांडर भी शामिल था। उन्होंने बताया कि 16 दिन की खूनी झड़पों के बाद दमिश्क अम्मान शाहराह पर वाक़े सईदा शहर के नजदीक नुसरा महाज, यरमुक शहर ब्रिगेड और दीगर बटालियनों ने फिजाई दिफा की 38वीं डिवीजन का कंट्रोल छीन लिया है। नुसरत महाज एक इस्लाम पसंद जंगजू ग्रुप है, जिसके अलकायदा के साथ राब्ते होने का शुबा है और अमेरिका ने इसे दहशतगर्द ग्रुप करार देकर ब्लैक लिस्ट किया हुआ है। इसके लड़ाकों में गैर मुल्की भी शामिल हैं, वो इस बगावत में पेश हैं। बागियों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने इस अड्डे से दर्जनों कैदियों को भी आज़ाद करा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। और इजरायली हिफाजती फोर्सेज ने मकबूजा मशरकी अल खुदस और मगरबी किनारे के मुख्तलिफ शहरों से 11 फिलिस्तीनियों को हिरासत में लिया है और उनमें से 6 अफराद को तफ्तीशी मराकज में हाजिरी का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा इजरायली फौज ने फिलिस्तीनियों की बैरकों पर छापे मारकर कैदियों के जेरे इस्तेमाल अशिया को कब्जे में ले लिया है। इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेज ने मकबूजा मशरकी अल कुद्स और मगरबी किनारे के मुख्तलिफ शहरों से कम 11 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। इधर 6 अफराद को पूछताछ के लिए तफ्तीशी मराकज हाजिरी का हुक्म भी दिया है। इजरायली फौज ने जेलों में मौजूद फलस्तीनियों की बैरकों पर भी छापे मारकर कैदियों के जेरे इस्तेमाल अशिया को कब्जे में ले लिया। जराये के मुताबिक मगरबी किनारे के जुनूबी शहर अल खलील में इजरायली फौज की बड़ी तादाद ने बनी नईम टाउन पर धावा बोला। इस दौरान यूसुफ अम्वास नामी एक शहरी के घर में घुसकर तलाशी ली गई। सहयोनी एहलकारों ने शहरी के 19 साला बेटे को गिरफ्तार करके
असयून जेल मुंतकिल कर दिया। ये जेल बैतलहम के जुनूब में वाक़ है। सह्यूनी फौज ने अम्मादुल उमूरी के घर पर हमला किया। घर की तलाशी के दौरान बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ भी की गई। फोर्सेज ने इनके दोनों बेटों को हिरासत में ले लिया। इसी घर से एक और नौजवान हिशाम फरीज को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इधर इसी शहर में एक और घर पर छापा मारकर 28 साला नौजवान आतिफ शिबली को भी गिरफ्तार किया गया। अहलकारों ने 3 भाइयों को पूछगछ के लिए सालिम अल अस्करी फौजी हेडक्वार्टर तलब किया है। यहाँ से 49 साला असद इब्राहिम अजुद्दीन और 30 साला अहमद माजन अजुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। शहर में दीगर बहुत से घरों पर भी छापे मारे गए। इस दौरान इजरायली फौज ने 3 भाइयों मोहम्मद जिरार और नजीब को भी तफ्तीश के लिए तलब कर लिया है। सन 1967 से इजरायली जेर तसल्लुत मशरिकी अलकुद्स, जिसे इजराइल मगरिबी अलकुद्स के साथ मिलाकर सह्यूनी रियासत का दारुल-खिलाफा भी करार देता है, में गिरफ्तारियां जारी हैं। इजरायली फौज ने शहर की ओल्ड म्यूनिसिपैलिटी में मुताद्दिद घरों में घुसकर तलाशी ली और एक 22 साला नौजवान साले अदीब मबरूका को हिरासत में ले लिया। जराये के मुताबिक इजरायली फौज ने छापामार कार्रवाइयां करके हमजा खल्फ और मोहम्मद असीला जराये के मुताबिक इजरायली फौज ने छापामार कार्रवाइयां करके हमजा खल्फ और मोहम्मद असीला नामी शहरियों को भी गिरफ्तार किया है। इधर शहर में वाक़ मस्जिद अक्सा पर यहूदी आबादकारों ने आज भी धाबा बोलकर यहूदी इबादत की अदायगी की, जिससे नमाजियों में शदीद इश्तियाल भी फैल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। जादू पापा जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल्स, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे पाओ। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी है? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हाँ, तुसी भी भरो ते मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी। किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया। 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। ब्रेक के बाद हाजिर हैं, आप देख रहे हैं मंजरनामा। शामी हिज़्ब इख्तिलाफ के कौमी इत्तेहाद के सरबराह अहमद मुआज
अल खतीब ने अचानक अपने ओहदे से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब शामी कौमी इत्तेहाद ने अपने रहनुमा अहमद मुआज अल खतीब के पेश किए जाने वाले इस इस्तीफे को कुछ ही घंटों में खारिज भी कर दिया। अहमद मुआज अल खतीब ने अपने बयान में कहा है कि कौमी इत्तेहाद से वो इस्तीफा दे रहे हैं ताकि आजादी के साथ काम कर सकें, क्योंकि ये किसी भी अदारे के साथ जुड़े रहते हुए नहीं किया जा सकता। शामी हिज़्ब इख्तिलाफ के कौमी इत्तेहाद के सरबराह अहमद मुआज अल खतीब ने अचानक अपने ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। उधर शामी कौमी इत्तेहाद ने अपने कायद अहमद मुआज अल खतीब की जानिब से पेश किए जाने वाला इस्तीफा चंद ही घंटों में मुस्तरद कर दिया। अहमद मुआज अल खतीब ने अपने जारी करदा बयान में कहा है कि मैं कौमी इत्तेहाद से इस्तीफा दे रहा हूँ ताकि मैं आज़ादी के साथ काम कर सकूँ, क्योंकि ये किसी इदारे के साथ वाबस्ता रहते हुए नहीं किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि मैंने अजीम शामी आवाम और अल्लाह से वादा किया था कि अगर मामलात सुर्ख लकीर तक पहुँच गए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 साल के दौरान एक जालिम रजीम हमें ज़िबा करता रहा है, लेकिन दुनिया इस बेमिसाल कत्लेआम को महज देखती ही रही है। ताहम उन्होंने ये नहीं लिखा कि कौन सी बात या मामला उनके फौरी तौर पर यूं अचानक ओहदे छोड़ने का मुहर्रिक बना है। उनके इस फैसले से चंद रोज कबल ही शामी कौमी इत्तेहाद ने इस्तांबुल में अपने इजलास में गस्सान हेतु को उबूरी वजीर आज़म मुंतखब किया था। मुआज अल खतीब ने अपनी तहरीर में आलमी बिरादरी से सवाल किया है कि क्या शाम के ढांचे की होने वाली तबाहकारी, हजारों अफराद की गिरफ्तारियां और लाखों अफराद को अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर किया जाना नाकाफी था कि लोगों को उनके दिफा की इजाजत देने के लिए कोई फैसला नहीं किया गया। इत्तेहाद के एक बयान में कहा गया है कि जनरल असेंबली और न ही सदारती दफ्तर ने मुआज अल खतीब के इस्तीफे को मंजूर किया है और वो उनसे अपना सदारती मनसब वापस संभालने का मुतालबा कर रही है। बयान में कहा गया है कि खतीब ने बहुत नाजुक मोड़ पर शामी कौमी इत्तेहाद की क़यादत की है। उन्होंने इत्तेहाद को इंतहाई महारत से आगे बढ़ाया है और ऐसा करते हुए शामी अवाम में मकबूलियत भी हासिल की है। इसमें मजीद कहा गया है कि जनरल असेंबली के अराकीन के दरमियान मुआहदे के मुताबिक खतीब इस मौके पर इत्तेहाद की बागडोर संभालना जारी रखेंगे। शामी कौमी इत्तेहाद के सरबराह ने ऐसे वक्त में इस्तीफा दिया है जब अरब लीग ने उन्हें वज़राए खारजा के इजलास में शिरकत की दावत दी थी और तंजीम में शाम की नशिस्त कौमी इत्तेहाद को देने पर गौर किया जाने वाला था। अरब लीग ने 6 मार्च को शामी कौमी इत्तेहाद को शाम की नशिस्त के हुसूल के लिए इंतजामी बॉडी तश्कील देने को कहा था और 26 मार्च को दोहा में होने वाले इजलास में शिरकत की दावत दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। और ट्यूनिसी वजीर आजम अली अल अरीज ने कहा है कि उनका मुल्क कानूनी तौर पर अपने शहरियों को शाम जाने से नहीं रोक सकता। अली अल अरीज ने कहा कि वो ट्यूनिसी शहरियों की शाम में मुस्लिम हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ लड़ाई में मिलकर हिस्सा लेने से लाहक खतरात से आगे है। उनका कहना है कि ट्यूनिसी हुक्काम शहरियों को शाम जाने से नहीं रोक सकते। ट्यूनिसी वजीर आजम अली अल अरीज ने कहा है कि उनका मुल्क कानूनी तौर पर अपने शहरियों को शाम जाने से नहीं रोक सकता। अली अल अरीज ने कहा कि वो ट्यूनिसी शहरियों के नाम पर मुस्लिम अपोजिशन के साथ मिलकर लड़ाई में हिस्सा लेने से लाहक खतरात से आगाह हैं। ताहम उनका कहना था कि ट्यूनिसी हुक्काम अपने शहरियों को शाम जाने से नहीं रोक सकते। ट्यूनिस की हुक्मरां जमात से ताल्लुक़ रखने वाले अली अल अरीज ने कहा कि मैं सूरत हाल से अच्छी तरह आगाह हूँ और मुस्तकबिल में जब शामी भाइयों के बहरान का खात्मा होगा तो उससे पैदा होने वाले मसाइल से भी आगाह हूँ। उन्होंने इंकशाफ किया कि ट्यूनिसी शहरी पहले लीबिया और तुर्की सयाहत के लिए जाते हैं और फिर वहाँ से शाम चले जाते हैं। इन लोगों में से जिनके वालिदैन हमें उनके इरादों से मुत्तला करते हैं तो उनको हम शाम जाने से रोक लेते हैं, लेकिन अगर कोई शहरी ये कहे कि वो काम या सयाहत के लिए बैरून मुल्क जाना चाहता है तो हम उसको कानूनी तौर पर नहीं रोक सकते। इत्तलात के मुताबिक ट्यूनिस की इस्लामी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनान शाम का रुख कर रहे हैं और वहाँ वो बागी जंगजुओं के शाना बशाना सदर बशारुल असद की फौज के खिलाफ लड़ रहे हैं। अन्नहज़ा के सरबराह राशिद अल गनूशी ने गुज़िश्ता हफ्ते एक बयान में कहा था कि उनकी जमात का शाम में सदर बशारुल असद की फौज के साथ लड़ने के लिए नौजवान भेजने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ट्यूनिस की दस्तूर साज असेंबली ने हुक्काम पर जोर दिया था कि वो उन जमातों के नाम जाहिर करे जो ट्यूनिसी नौजवानों को शाम में लड़ाई के लिए भेजने में मुलविस हैं।
गुज़श्ता रोज ट्यूनिस के एक रोजनामे अशरूक ने एक रिपोर्ट में बताया कि ट्यूनिस की सिक्योरिटी फोर्सेज ने नौजवानों को लड़ाई के लिए भर्ती करने और शाम भेजने में मुलविस नेटवर्क्स का खात्मा कर दिया है। वाज़ेह है कि शाम जाकर सदर बशारुल असद की फौज के खिलाफ लड़ने वाले ट्यूनिसी नौजवानों के खानदानों ने गुज़श्ता हफ्ते दारुल हुकूमत ट्यूनिस में पार्लियामान हाउस के बाहर मुजाहरा किया था और हुकूमत से अपने बेटों को वापस लाने का भी मुतालबा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। और इसी के साथ मंजरनामा में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। بدي منك ما تحاربني لا بكل دقيقة تعذبني विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। भूपेंद्र सिंह ने जन जन का कल्याण किया, आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। जो हरियाणा 25 व्यक्ति रेस में 14वें नंबर पे था हिंदुस्तान में 2005 में, आज हिंदुस्तान में वो नंबर 1 पर है। 25 व्यक्ति आय में नंबर 1 पर है। गेहूं की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। सरसों की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। दूध उत्पादन में बहुत आगे बढ़ा, चाहे वो कृषि का क्षेत्र है, चाहे औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का मामला है, हर क्षेत्र में हरियाणा ने विकास किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों का ख्याल किया, रेट बढ़ा दिए गेहूं के, ऐसा गजब कमाल किया। हरियाणा के सीएम ने हर किसान खुशहाल किया। खुशियों के अब घर घर बजते ढोल देखो, खुशियों के अब घर